Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 17th May 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Parasnath Hills. Important from our syllabus GS paper 1 art and culture point of view. It could also be used in आंसर राइटिंग फॉर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर. वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है कि हाउ कल्चरल डिफरेंसेस कैन लीड टू सम कम्युनल डिसहार्मनी एज वेल. देखेंगे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट एंड देन विल सी कि हाउ वी कैन अप्लाई इट. देखिए पारसनाथ हिल्स, इट इज लोकेटेड इन गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एंड यहाँ पे इस हिल के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं which is important sacred for two communities in this area. एक तो जैन्स के लिए कुछ यहाँ पे sacred sites हैं और इनफैक्ट जैन कम्युनिटी ही इसको पारसनाथ हिल्स कहती है. उसके अलावा जो आसपास में ट्राइबल कम्युनिटी है संथल्स, उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इस हिल के ऊपर. और जो संथल ट्राइब्स के लोग हैं वो इस हिल को मरांग बुरु नाम से बुलाते हैं. Why Jain believes that Parasnath Hills is sacred and what are the important sites on Parasnath Hills for Jain community वो भी देखते हैं. देखिए जैन्स का मानना है कि 20 out of 24 तीर्थंकर्स of Jain community have attained nirvana from this hill only. In fact ये जैन कम्युनिटी जो इस हिल को पारसनाथ हिल से बुलाती है उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है. The 23rd Tirthankar of Jainas, पार्श्वनाथ, उनके नाम के बाद ही ये पारसनाथ हिल्स का नाम रखा गया है बाय जैन कम्युनिटी. और यहाँ पे 40 छोटे बड़े जैन टेम्पल्स हैं एंड दैट इज वाई जैन कम्युनिटी रिगार्ड्स दिस पारसनाथ हिल्स हाईली एज फार एज देयर रिलीजियस बिलीफ्स आर कंसर्न्ड. लेकिन आसपास में संथल ट्राइब के लोग भी रहते हैं. वो लोग इस हिल को मरांग बुरु नाम से बुलाते हैं. मरांग बुरु इज सुप्रीम डेटी फॉर सांथल ट्रेडिशन. उनके भगवान का वो लोग मरांग बुरु कहते हैं. उसके अलावा इस हिल के ऊपर देयर इज ए सैक्रेड ग्रूव. इस तरीके का एक पुराना पेड़ है जिसको ट्राइबल कम्युनिटी सांथल ट्राइब्स कहते हैं जुग जोहर थान, विच इज अ सैक्रेड रिलीजियस साइट फॉर देम. एट द सेम टाइम द ट्राइबल कम्युनिटी कंसिडर्स this hill which they call Marang Buru, so they consider this hill as seat of Disom Majhi. So Disom Majhi is not a person, but Disom Majhi is considered as leader of Santhal tribes. वो लोग अपने ट्राइब के सुप्रीम लीडर को दिसोम मांझी नाम से बुलाते हैं और उनका मानना है कि दिसोम मांझी का ये सीट है या उनका थ्रोन यहाँ पे है. तो पॉइंट इज कि सांथल कम्युनिटी के लोग भी इस हिल को सैक्रेड कंसीडर करते हैं जबकि जैन लोग भी इसको सैक्रेड कंसीडर करते हैं. दोनों के अपने अपने कारण हैं. अब पारसनाथ हिल्स के आसपास में जो एक्टिविटीज चलती हैं उसको लेकर के हाल फिलहाल में डिफरेंसेज आए हैं, थोड़े से कन्फ्लिक्ट के केसेज आए हैं बिटवीन जैन्स एंड संथल कम्युनिटी. अब जैन लोग चाहते हैं कि इस पूरे एरिया में नॉन वेजिटेरियनिज्म को बैन कर दिया जाए, जबकि वहीं संथल कम्युनिटी के लोगों के ट्रेडिशन में कल्चर में नॉन वेजिटेरियनिज्म इज एन इंटीग्रल पार्ट एंड दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड डिस्प्यूट. जैनाज वांट दिस एरिया टू बी डिक्लेयर्ड कंप्लीट वेजिटेरियनिज्म जोन, जबकि संथल्स का कहना है कि उनके लिए नॉन वेजिटेरियनिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिस. इनफैक्ट दे सेलिब्रेट अ फेस्टिवल जिसका नाम है सेंद्रा फेस्टिवल, जिसमें वो लोग 3 दिन की हंटिंग रिचुअल्स करते हैं एंड देन दे एंजॉय अ फीस्ट, नॉन वेजिटेरियन फीस्ट. तो इसको लेकर के डिफरेंसेस हो गए, थोड़े से डिस्प्यूट भी हुए. उसी से रिलेटेड करंट न्यूज है. वैसे 2019 में ही पारसनाथ हिल्स और उसके आसपास के लोकेशंस में, इंपॉर्टेंट साइट्स के लोकेशन में नॉन वेजिटेरियनिज्म को बैन कर दिया गया था, बट रिसेंटली झारखंड हाई कोर्ट हैज अगेन enforced this pre-existing ban on consumption of meat as well as alcohol within 25 kilometer range of the hills. Of course this is being met with protest by the local tribal संथल tribals. वो कह रहे हैं कि हमारा कल्चर इससे डिसरप्ट हो रहा है. तो एक एग्जाम्पल हो सकता है जब आप एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में वेजिटेरियनिज्म
या नॉन वेजिटेरियनिज्म पे आर्गुमेंट लिख रहे हों कि कैसे कुछ कम्युनिटी इसको एथिकल मानते हैं, कुछ इसको अनएथिकल मानते हैं, इवन अल्कोहलिज्म को लेकर के, तो वहां पे आप ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट शिलोंग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट। Important from our syllabus GS paper 2 Indian economy point of view with respect to infrastructure segment, can also be considered significant from GS paper 2 international relations point of view. GS paper 3 Indian economy perspective से important है, GS paper 2 international relations perspective से important है। Current development समझने से पहले let us revise about an international project that is being implemented by India in association with Myanmar। उस प्रोजेक्ट का नाम है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। इसको मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को एक साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है इन ऑर्डर टू प्रमोट कनेक्टिविटी। तो इसमें होगा क्या कि कोलकाता से लेकर के हल्दिया तक पहले इनलैंड रिवराइन ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाएगी, फिर यहाँ हल्दिया पोर्ट से लेकर के सितवे पोर्ट ऑफ म्यांमार, भारत का हल्दिया पोर्ट इन वेस्ट बंगाल से लेकर के सितवे पोर्ट इन म्यांमार, एक सी रूट डेवलप किया जा रहा है डायरेक्ट ऑफ 539 किलोमीटर। एंड देन सितवे पोर्ट ऑफ म्यांमार, इट इज माउथ ऑफ कालादान रिवर दैट फ्लोज इन बे ऑफ बंगाल फ्रॉम म्यांमार। तो कालादान रिवर की मदद से फिर इनलैंड रिवराइन ट्रांसपोर्ट डेवलप किया जाएगा ऑफ 158 किलोमीटर टू पलेटोआ इन म्यांमार। एंड देन पलेटोआ पे आकर के रिवराइन ट्रांसपोर्टेशन एंड हो जाएगा। नाउ फ्रॉम पलेटोआ टू दिस जोरिन पुई, इट इज द बिगिनिंग पॉइंट इन इंडिया। म्यांमार से जैसे ही हम लोग इंडिया में एंटर करेंगे, बिगिनिंग पॉइंट इज जोरिन पुई। तो पलेटोआ टू जोरिन पुई एक रोड डेवलप किया जाएगा जिसका लेंथ होगा अबाउट 109 किलोमीटर। तो इसी ट्रांसपोर्टेशन मोड को जो कलकत्ता से शुरू होगा और जोरिन पुई तक जाएगा, इसी को कहा गया है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग इंटायरली फंडेड बाय इंडिया। फिर जोरिन पुई से फिर लोंगताई एंड एजवाल तक की रोड कनेक्टिविटी डेवलप की जाएगी, वो भी ऑफ कोर्स भारत ही करेगा। अब करंट न्यूज ये है कि जो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है इसको फर्दर एक्सटेंड किया जा रहा है। इसको एजवाल तक तो है ही, फिर एजवाल से कनेक्टिविटी डेवलप की जा रही है सिलचर तक, एंड देन सिलचर से शिलोंग तक की एक हाई स्पीड हाईवे कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है। सो दिस इज हाउ दिस कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट वुड बी इंस्ट्रूमेंटल in strengthening connectivity of important northeastern states location with East India, especially the largest city of East India, that is Kolkata. शिलोंग टू गुवाहाटी जो हाईवे है वो तो सीधा सीधा स्ट्रॉन्ग या वेल डेवलप्ड है ही, जिसको हम लोग GS रोड कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कोलकाता से लेकर के गुवाहाटी तक की कनेक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी वंस दिस शिलोंग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर इज डेवलप्ड। तो इससे फायदा क्या होगा? वी विल बी एबल टू बाईपास बांग्लादेश and yet we will have a strong connectivity of eastern states of India with northeastern states. So this will have strategic importance because currently eastern states of India का connectivity with northeast India is only through सिलीगुड़ी corridor, जिसको भारत की vulnerability को रिफ्लेक्ट करते हुए कभी कभार चिकन नेक नाम से भी बुलाते हैं। और बांग्लादेश के हाल फिलहाल में जो करंट रेजीम है उनकी आफ्टर रिमूवल ऑफ शेख हसीना, उस रेजीम का एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया कोई बहुत अच्छा तो है नहीं अंडर मोहम्मद यूनिस। तो दैट इज वाई इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्ट्रेंथन इट्स कनेक्टिविटी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विद ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, और उसमें ये प्रोजेक्ट कैन बी वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस आप समझ गए। इट विल डेवलप इंडियाज कनेक्टिविटी, ईस्टर्न इंडियाज कनेक्टिविटी विथ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया बाईपासिंग बांग्लादेश। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी होगा। इससे क्या है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि नई नई इंडस्ट्रीज का लगाना, फैक्ट्रीज का डेवलप करना, क्योंकि बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं उनको रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना बड़ा कठिन हो जाता है, वो भी खासकर इस टॉर्चुअस रोड सिलीगुड़ी वाले कॉरिडोर से ट्रांसपोर्ट करना कठिन हो जाता है। तो बड़ी बड़ी मशीनें, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स
का यहाँ मूव करा पाना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कठिन हो जाता है, एंड दैट इज अ हिंड्रेंस इन industrial development of northeastern states. But with implementation of this Kaladan multi-modal project and high-speed corridor between Shillong and Silchar, industrial development of northeastern states plus tourism and connectivity will get strengthened. India's intra-regional connectivity, बांग्लादेश को तो छोड़िए एक बार के लिए, बाकी सारे जो कंट्रीज हैं जैसे म्यांमार के साथ, थाईलैंड के साथ एंड रिमेनिंग साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स के साथ हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रेंथन होगी. इंडिया अंडर इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी is already aiming to strengthen its connectivity with Myanmar and other Southeast Asian countries. उसके लिए एक प्रोजेक्ट चला रहा है भारत इन एसोसिएशन विद थाईलैंड एंड म्यांमार, जिसका नाम है IMT ट्राइलैटरल हाईवे, जिसमें इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में हाईवे डेवलप किया जा रहा है, विच विल कनेक्ट मोरे रीजन ऑफ इंडिया विच इज इन मणिपुर टू मांडले म्यांमार, यांगोन म्यांमार एंड देन माईसॉट इन थाईलैंड. सो ये जो प्रोजेक्ट है इट विल augment IMT trilateral highway and this Kaladan multimodal project will augment each other in order to strengthen India's inter-regional connectivity with other Southeast Asian states. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट चेंजेस इन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे फ्रॉम 2025. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. तो भारत के अंदर जो जीडीपी एंड ग्रोथ कैलकुलेट करने वाली एजेंसी है NSO, विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यही एजेंसी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे भी रिलीज करती है, जिसके अंतर्गत जो इम्पॉर्टेंट डेटा है विथ रिस्पेक्ट टू लेबर मार्केट, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है, एंड नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कितना है, कैजुअल या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कितने, वो सारे डेटा NSO रिलीज करता है अंडर ए हेडिंग जिसका नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. दिस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इज बीइंग रिलीज्ड बाय NSO सिंस 2017. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. ये सारी चीजें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में NSO रिलीज करता है. तो देखते हैं इन टर्म्स के बारे में. देखिए, जैसे हमारा देश भारत, अब भारत के अंदर मान लीजिए कि वर्किंग एज पॉपुलेशन मानी जाती है 15 ईयर्स से लेकर के 64 ईयर्स के बीच के लोगों की. तो वर्किंग एज पॉपुलेशन में लगभग 100 करोड़ लोग हैं. अबाउट 68% पॉपुलेशन इज इन वर्किंग एज. तो मान सकते हैं इतने के आसपास वर्किंग एज पॉपुलेशन में लोग हैं. उसमें से कितने लोग असल में काम या तो कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं, आइदर दे आर वर्किंग और दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब, उन सारे लोगों को कहा जाएगा लेबर फोर्स. जो लोग भी वर्किंग एज में है, नॉट नेसेसरीली एवरीवन इज वर्किंग और एक्टिवली सर्चिंग फॉर जॉब. सो जो लोग भी वर्किंग एज में हैं बट जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं, ना कर रहे हैं, दे कैन नॉट बी टर्म्ड एज लेबर फोर्स. जो जॉब ढूंढ रहे हैं या कर रहे हैं, दे कैन बी कंसिडर्ड एज लेबर फोर्स. तो मान लीजिए कि लेबर फोर्स 60% है, यानी कि 60% लोग या तो जॉब कर रहे हैं नहीं तो जॉब ढूंढ रहे हैं. तो उस केस में आप कह सकते हैं इफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज 60%, इसका मतलब है कि 100 करोड़ में से लगभग 60 करोड़ लोग या तो जॉब ढूंढ रहे हैं नहीं तो जॉब कर रहे हैं. ऑल ऑफ देम आर कलेक्टिवली नोन एज लेबर फोर्स एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज. तो 60% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसके 60% लोग या तो जॉब कर रहे हैं नहीं तो ढूंढ रहे हैं. बट नॉट नेसेसरीली जितने लोग भी जॉब लेबर फोर्स के अंदर हैं, ऑल ऑफ देम हैव गॉट एम्प्लॉयमेंट. ने कहा ना कि जो लोग भी लेबर फोर्स का हिस्सा हैं, नॉट नेसेसरीली एवरीवन इज वर्किंग, सम ऑफ देम माइट बी लुकिंग फॉर वर्क बट करेंटली अनएम्प्लॉयड. तो उसके बेसिस पे निकाला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट. तो मान लीजिए कि 60 करोड़ लोग या तो जॉब ढूंढ रहे हैं नहीं तो जॉब कर रहे हैं, यानी कि लेबर फोर्स का हिस्सा है. उसमें से 54 करोड़ लोग जॉब कर रहे हैं और 6 करोड़ लोग, 6 करोड़ ऑफ देम आर अनएम्प्लॉयड. तो 60 करोड़ लेबर फोर्स में से 6 करोड़ अनएम्प्लॉयड है. तो उसके बेसिस पे निकाला जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट विच विल बी क्लोज टू 10%.
तो इसकी मदद से हमने 3 टर्म सीखे, वर्किंग एज पॉपुलेशन, लेबर फोर्स एज वेल एज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इन सब चीजों से संबंधित डेटा रिलीज करता है एनएसओ अंडर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। वैसे तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017 से ही रिलीज हो रहा है, बट इन 2025 रिसेंटली सम की चेंजेस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय एनएसओ फॉर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट बदलाव किए गए हैं। पहले अब मंथली बुलेटिन भी रिलीज होगी विथ रिस्पेक्ट टू लेबर फोर्स। तो अब हर महीने की इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जैसे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, ये मंथली बेसिस पे भी रिलीज होगा ओवरऑल। उसके अलावा क्वार्टरली बेसिस पे देयर विल बी क्लियर कट डेटा विथ रिस्पेक्ट टू लेबर फोर्स कि वहां पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है या अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है फॉर रूरल एरियाज एज वेल एज अर्बन एरियाज। तो मंथली बेसिस पे पूरे भारत का डेटा आएगा कलेक्टिव, क्वार्टरली बेसिस पे रूरल एरियाज अर्बन एरियाज का भी अलग अलग से डेटा आएगा। उसके अलावा जो एनुअल रिपोर्ट होगा वो पहले जुलाई से लेकर के जून तक का डेटा होता था। एनुअल रिपोर्ट वुड स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई एंड इट वुड एंड ऑन 30th जून, बट नाउ एनुअल रिपोर्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट रेशियो एंड एवरीथिंग, यानी कि एनुअल रिपोर्ट ऑन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी एंड एंड ऑन 31st December. So this has been done in order to bring alignment of labor force assessment in India with respect to international standards. उसके बाद सैंपल साइज को भी इनहांस किया जा रहा है, पहले के मुकाबले नाउ 2.65 टाइम्स मोर सैंपल्स वुड बी टेकन। तो जिस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाता है, डेटा कलेक्ट करने के तौर तरीकों में बदलाव किया जा रहा है। द सर्वे विल नाउ कवर 22,692 सैंपल लोकेशंस एंड अबाउट 272 lakh households every year. तो सैंपल साइज इज ऑल्सो बीइंग इंक्रीज। इससे फायदा क्या होगा? इट विल हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट employment and unemployment ratios in India, labor force participation in India. That will help government in better policy formulations. अब ये जो नया मेथड अडॉप्ट किया है एनएसओ ने फॉर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, उसके अंतर्गत उन्होंने पहली बार अपना मंथली बुलेटिन रिलीज किया है जिसमें उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बताया है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ओवरऑल इज अबाउट 5%। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज क्लोज टू 56%। ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, तो मंथली बेसिस पे आता ही रहेगा। बट पॉइंट ये है कि नए मेथड के हिसाब से पहली बार एनएसओ ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज किया है। वैसे तो सीधा सीधा रिलेटेड नहीं है इस टॉपिक से, येट यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, आपको पता भी होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूपीएससी ने साल 2023 में मेंस में पूछा था कि अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली स्ट्रक्चरल इन नेचर, एग्जामिन द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड एंड कंप्यूट अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट। तो मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड टू कंप्यूट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को कंप्यूट करने के लिए यानी कैलकुलेट करने के लिए क्या मेथड अडॉप्ट किया गया उसके बारे में पूछा जा रहा है। वैसे सवाल 2023 का है, लेकिन अब आप इसको जब करंट कॉन्टेक्स्ट में फ्रेम करेंगे तो करंट मेथड्स के बारे में आप बताएंगे कि एनएसओ ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एस्टिमेशन में नए नए बदलाव किए हैं और इसके बारे में आप बताएंगे। उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इफ नीडेड यू कैन रीड द हिंट्स, अदरवाइज यू कैन अटेम्प्ट ऑन योर ओन। सम ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आर ऑल्सो प्रोवाइडेड हियर, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, उसको आप अलग से नोट डाउन कर सकते हैं, जिसको किसी और आंसर राइटिंग में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सागर माथा संवाद, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेपाल ने फर्स्ट या इनॉग्रल सागर माथा संवाद कंडक्ट कराया है इन काठमांडू अंडर थीम क्लाइमेट चेंज, माउंटेन एंड फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। ये संवाद 2020 में ही होने वाला था, बट कोविड-19 के कारण पोस्टपोन हो गया। दिस संवाद हैज बीन नेम्ड आफ्टर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहते हैं। भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी ने। एंड he outlined 5-point call for global actions to protect mountain ecosystem. He said कि there need to be scientific cooperation enhancement for conservation of mountain. एक climate resilience build करना होगा for mountain ecosystem.
माउंटेन एरियाज में रहने वाले कम्युनिटीज को एम्पावर करना होगा इकोनॉमिकली, एज वेल एज उनका नॉलेज इन्हांस करना होगा, स्किल या टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट चाहिए। ग्रीन फाइनेंस मतलब मोर एंड मोर फंडिंग हैज टू बी developed or brought in order to have sustainable development in areas around mountains, especially Mount Everest, and recognized contribution of mountain ecosystem. These are the 5 suggestions given by Sri Bhupender Yadav ji. आपसे प्रीलिम्स में पूछेगा अबाउट सागर माथा संवाद, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस देश ने करवाया, ये सब पूछा जा सकता है। सो इस बेसिस पे, इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सिक्किम से संबंधित प्रश्न था, एसोसिएट स्टेट इसको बनाया गया एज पर 35th अमेंडमेंट एक्ट। ये आर्टिकल 143 में, याद रखना, आर्टिकल 143 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में द सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव इट्स सजेशन। आर्टिकल 143(1) के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड, बट अंडर 2 इट इज बाउंड टू। अब ये क्वेश्चन तो सरल था, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट। गिग इकोनॉमी से संबंधित सेकंड स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग। दे आर नॉट प्रोवाइडेड विद सेम बेनिफिट्स एज फुल टाइम एम्प्लॉयज। एंड इंटरनेशनल नर्सेज डे is birth anniversary of Florence Nightingale ji, but she did not play an important role during World War II, but during Crimean War. So second statement is again wrong. That's all from our side for today. Thanks for watching.